हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है रेस्पायरेशन। इसके अंतर्गत अपन रेस्पायरेशन के जो स्टेप्स हैं या इसकी जो मैकेनिज़्म है उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रेस्पायरेशन को 3 चरणों में बांटा गया, या कोशिकीय जो श्वसन है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, कोशिकीय श्वसन, इसको 3 चरणों में बांटा गया है। जिसमें पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा चरण क्रेब्स चक्र और तीसरा चरण है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, या जिसे हम कह सकते हैं ETS। आज जो अपना टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके बारे में अपन यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की यदि हम बात करें तो इसके खोजकर्ता थे एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पारानस। इसलिए इसका दूसरा नाम बनता है EMP पथ। क्यों? क्योंकि खोजकर्ता E फॉर एम्डेन, P for Paranas and M for Meyerhoff। एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पारानस के नाम के आधार पर इसको EMP पथ अर्थात एम्डेन मेयरहॉफ पारानस पाथवे भी कहते हैं। इसके अलावा इसे एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन भी कहते हैं, यानी कि बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन। जैसे कि अपन ने 11वीं क्लास में द्वितीयक वृद्धि पढ़ी थी, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि, जिसमें कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है और कॉर्क बनती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, या पेरिडर्म जिसको हम कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है। तो वैसे ही एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन। सबसे पहले हम यदि बात करें साइट कि इसके कंप्लीट होने का स्थल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म। यानी कि ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की, वो कहाँ कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। रीज़न भी साइटोप्लाज्म में क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट कराने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसके संदर्भ में, ग्लाइकोलाइसिस के संदर्भ में, वो ये है कि ईच लिविंग सेल, यानी कि प्रत्येक जीवित कोशिका में, अब चूंकि जीवित कोशिका है तो स्वाभाविक सी बात है वो रेस्पायरेशन शो करेगी, और जो प्रत्येक जीवित कोशिका है उसमें ग्लाइकोलाइसिस निश्चित तौर पे पाया जाता है। क्रेब्स चक्र या ETS पाए जाएं या नहीं जाएं उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस की। ये हर लिविंग सेल में श्वसन के दौरान होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो हर लिविंग सेल में पाई जाती है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं जो ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट करते हैं, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को पूर्ण कराने वाले एंजाइम्स कहलाते हैं यूनिवर्सल एंजाइम, सार्वत्रिक एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दूसरी इंटरेस्टिंग जो बात है ग्लाइकोलाइसिस के संदर्भ में, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, न तो O2 का यूज़ होता है और ना ही CO2 रिलीज होती है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ना ही O2 यूज़ की जाती है और ना ही CO2 रिलीज की जाती है। अब इसके बाद दूसरी अगर अपन बात करें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्लूकोज 6 कार्बन into 1 molecule
यहाँ प्रक्रिया संपन्न हो रही है ग्लाइकोलाइसिस की। एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ मिलता है पायरुविक एसिड। बात यह है 3 कार्बन कंपाउंड होता है और मिलते हैं इसके कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। अर्थात ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है या उसका टूटना जिसे हम कह सकते हैं वो होता है पायरुविक एसिड में, जहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत पायरुविक एसिड बनने की, वो कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। तो पारिभाषिक तौर पे हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना जो कि कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। दूसरी बात, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीछे मैंने बात की थी ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर श्वसन के प्रकार, जिसमें मैंने आपको 2 बताए थे, एरोबिक एंड एनारोबिक। दोनों ही प्रक्रियाओं में कंप्लीट होने वाली ये प्रक्रिया है, यानी कि दोनों ही में संपन्न हो सकती है। एरोबिक कंडीशंस जितनी भी अपनी लिविंग सेल्स हैं, नॉर्मल जो सामान्य हैं वो सब हैं। एनारोबिक में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे कि आरबीसी है, यीस्ट है, एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, मसल्स, मस्कुलर सेल्स हैं, या जो हेलमिंथीज प्राणी है जैसे कि एसके हेलमिंथीज है, प्लेटी हेलमिंथीज है, इन सभी में ये देखने को मिलती है। 2-3 चीज़ें जो आगे अपन जब इसकी मैकेनिज्म या इसका साइकिल का डायग्राम बनाएंगे तब अपने को पता होना चाहिए। मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ, वैसे भी आगे अपने क्रेब्स चक्र और ईटीएस के दौरान भी काम आने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि एक तो जब भी कभी भी फॉस्फोरिलीकरण होगा, फॉस्फोराइलेशन जिसको हम कह सकते हैं, जब भी फॉस्फोरिलीकरण होगा तो ऐसी स्थिति में जो एंजाइम है वो हमेशा कौन सा होगा? काइनेज। आप याद रखें एंजाइम कौन सा होगा? काइनेज। और इसके सह कारक के रूप में जो काम करेगा वो कौन काम करेगा? मैग्नीशियम। यानी कि जब भी काइनेज एंजाइम का नाम आता है आपको सह कारक क्या लिखना है? मैग्नीशियम। इसके अलावा जब भी विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि जिसको मैं लिख सकता हूँ डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो एंजाइम जो है वो काम आएगा डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ जब भी होगा वही सह कारक क्या होगा? मैग्नीशियम। इसी प्रकार से वी कार्बोक्सिलीकरण, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ CO2 के रूप में कार्बन रिमूव होगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डी कार्बोक्सिलेशन। वी कार्बोक्सिलीकरण जब भी होगा एंजाइम जो काम आएगा वो आएगा डी कार्बोक्सीलेज, डी कार्बोक्सीलेज। और यहाँ भी सह कारक के रूप में मैग्नीशियम आयन काम आएंगे। इसी प्रकार जब भी कभी आइसोमराइजेशन, समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन समावयवीकरण होगा तब आइसोमरेज एंजाइम काम आएगा। एंजाइम कौन सा काम आएगा? आइसोमरेज। और या जिसको हम क्या कह सकते हैं? म्यूटेज। जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में आइसोमर है उसका, जैसे कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, तो एंजाइम आइसोमरेज या म्यूटेज एंजाइम यहाँ पर काम आता है। अब इसके बाद आता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड का 3 कार्बन कंपाउंड में टूटना, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इसकी जितनी भी प्रकार की रिएक्शंस हैं उनके बारे में अपन साइकिल के तौर पे बात करेंगे। तो आपको मैं सामान्य जानकारी दे देता हूँ। टोटल 10 अभिक्रियाएं हैं, इनमें से 4 अभिक्रियाएं, अभिक्रिया नंबर 1, अभिक्रिया नंबर 3, अभिक्रिया नंबर 7 और अभिक्रिया नंबर 10 अनुत्क्रमणीय, इररिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। इसके अलावा शेष जितनी भी बचती हैं 2, 4, 5, 6, 8 और 9 वो सभी रिवर्सिबल अभिक्रियाएं हैं, यानी कि
उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। तो अपन बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण किस प्रकार होता है। यह है ग्लूकोज, यहाँ मैं ब्रैकेट में इसके लिख देता हूँ 6 कार्बन इंटू 1 यानी कि 1 मॉलिक्यूल इसका भाग ले रहा है। और यहाँ पहली रिएक्शन कंप्लीट हो रही है जो कि इरिवर्सिबल होती है। यहाँ इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ रिएक्शन नंबर 1 फॉस्फोराइलेशन अर्थात फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण होगा तो मैंने आपको बताया था काइनेज एंजाइम काम आता है। चूंकि ये हेक्सोस शुगर है तो यहाँ जो एंजाइम है उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ आपके यहाँ हेक्सो काइनेज नामक एंजाइम काम आता है। दूसरी बात, यहाँ मैग्नीशियम आयन इसके सहकारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं और एक एटीपी का यूज यहाँ पर किया जाता है जिसमें एटीपी से बनता है एडीपी। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यहाँ ग्लूकोज के साथ अटैच होता है। तो जो उत्पाद बनता है ग्लूकोज को मैं यहाँ जी से शो कर रहा हूँ, वैसे मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये भी यहाँ 6 कार्बन इंटू 1 मॉलिक्यूल और शॉर्ट में इसको अपन लिख सकते हैं G6P, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया शो करता है, जहाँ एंजाइम उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर काम आता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ MERASE आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर काम आता है। चूँकि यहाँ हेक्सोस शर्करा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम प्रयुक्त होता है। और यहाँ दूसरी जो अभिक्रिया हो गई वो एक तरह से कौन सी हो गई, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन यानी कि समावयवीकरण की, और उत्पाद बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन इंटू 1 मॉलिक्यूल और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं F6P। ये G6P और ये F6P। अब इसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का यहाँ वापस एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया नंबर 3 फॉस्फोराइलेशन दोबारा होता है इसका, यानी कि फॉस्फोरिलीकरण दोबारा कंप्लीट होता है। अब फॉस्फोराइलेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है एंजाइम वही यहाँ पर काम आएगा, काइनेज, जहाँ आप लिख सकते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एंजाइम का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं PFK। वही मैग्नीशियम आयन यहाँ उपस्थित होंगे, एटीपी का यूज़ होगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा और यहाँ जो उत्पाद मिलेगा अपने को वो मिलेगा फ्रक्टोज। एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा, यहाँ 6 कार्बन पे है और इस बार 1 नंबर कार्बन पे जुड़ेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट अपन यहाँ इसको लिख सकते हैं। फॉस्फेट को मैं PO4 के रूप में लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा F16P, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन इंटू 1 मॉलिक्यूल होगा। तो 3 रिएक्शन यहाँ पर अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नंबर 4, चौथे नंबर की जो रिएक्शन है वो होती है क्लीवेज, यानी कि इसका टूटना। और टूटने की जो प्रोसेस है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है यहाँ, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ जो एंजाइम काम आता है, यानी कि टूटने का या इसका जो टूटने का जो काम है करता है एंजाइम, वहाँ संघनन अगर वापस होता है तो एंजाइम जो प्रयुक्त होता है वो होता है एल्डोलेज। यहाँ एंजाइम कौन सा आएगा, एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम, और यहाँ इसका जो सहकारक है वो यहाँ पर कौन होगा, मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ क्या होता है, ये यहाँ टूटता है 2 पार्ट में, यानी कि 2 उत्पाद में। चूँकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है तो 3-3 कार्बन के 2 अलग अलग उत्पाद ये बनाता है यहाँ। तो एक उत्पाद बनता है DiHAP और एक उत्पाद बनता है 3PGAL। तो यहाँ DiHAP का मतलब होता है डाई हाइड्रोक्सी
एसीटोन फॉस्फेट, और इसका पूरा नाम आपको पता है ही, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3PGL जो कि अपन ने उसमें भी पढ़ा है। तो ये 3 कार्बन इंटू 1 एंड 3 कार्बन इंटू 1 दो उत्पाद बनते हैं। अब बात यह है कि ये दोनों आपस में संघनित होकर के वापस 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और यहाँ ये संघनित होकर के रिएक्शन नंबर जो 5 है, यानी कि इन दोनों के बीच में 4 नंबर तो टूट गया, और ये इन दोनों के बीच में यहाँ घटना घटित होती है आइसोमराइजेशन की। कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रिएक्शन नंबर 5 आइसोमराइजेशन, यानी कि समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन। ये और ये एक दूसरे के समावयवी हैं, तो समावयवी होकर के डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है 3PGL में। तो यहाँ 3PGL के कितने अणु हो जाएंगे, 2 अणु हो जाएंगे। अब एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ जो 3PGL के 2 अणु जो बनते हैं, यहाँ इनका होता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो रिएक्शन नंबर जो 6 है, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। एंजाइम यहाँ काम आता है डिहाइड्रोजिनेज, और आपको पता होना चाहिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसका सहकारक यहाँ कौन होगा, मैग्नीशियम। चूँकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो मैंने यहाँ इस तरह का साइन बना दिया है। और जो उत्पाद है यहाँ जो उत्पाद है वो यहाँ निर्मित होता है अपना 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ जो अपने को उत्पाद मिलता है वो मिलता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी दौरान यहाँ क्या होता है, NAD जिसके 2 अणु 2 NADH2 में अपचयित होते हैं, और ये 2 NADH2 आगे जाकर के ETS में एंटर करते हैं, जहाँ CLP टर्म आती है। एक तो होता है SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ होता है चैन लेवल फॉस्फोराइलेशन जो कि ETS के दौरान संपन्न होता है। तो वहाँ से यहाँ अपने को 6 अणु क्या मिलते हैं, ATP के प्राप्त होते हैं, जो कि आगे अपन पढ़ेंगे किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ यहाँ एंटर करते हैं 2 अणु H3PO4 के फॉस्फोराइलेशन के लिए, क्योंकि चैन लेवल फॉस्फोराइलेशन है यहाँ CLP। तो 1,3 या डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 1,3-डाई-PGA यहाँ निर्मित होता है, जिसके ये होता है 3 कार्बन इंटू 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन और कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब ये जो 1,3-डाई-PGA है, यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है इसका, और एंजाइम जो है वो यहाँ काम आता है काइनेज। एंजाइम जो यहाँ काम आएगा, रिएक्शन नंबर 6 हो गई। अब यहाँ आती है रिएक्शन नंबर 7, जहाँ अपन लिखेंगे, यहाँ जो 6 नंबर था ये तो थी अपनी CLP, यहाँ होता है SLP यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो एंजाइम काइनेज एंजाइम काम आएगा, और यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जहाँ इसके जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वहाँ से निकल करके यहाँ ADP का फॉस्फोराइलेशन होता है, और इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं 2, और उत्पाद के रूप में अपने को मिलते हैं 2 अणु ATP।
तो रिएक्शन नंबर जो 7 है फॉस्फोराइलेशन है और यहाँ ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके बाद रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन नंबर जो 8 है वो है आइसोमराइजेशन यानी कि समावयवीकरण। समावयवीकरण की प्रक्रिया, अच्छा यहाँ ये 1,3 डाई PGA जो है उत्पाद बना देता है 3 PGA यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। और ये जो प्रक्रिया है वो अपनी इरिवर्सिबल अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब जो 3 PGA है यहाँ आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो कि उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है, एंजाइम यहाँ काम आता है आइसोमरेज। आइसोमरेज या जिसे हम म्यूटेज एंजाइम भी लिख सकते हैं, यहाँ इसकी उपस्थिति में ये 2 PGA में कन्वर्ट हो जाता है, 2 PGA यानी कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ इसके 3 कार्बन इंटू 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो 2 PGA है यहाँ इसका होता है डिहाइड्रेशन यानी कि जल का निकाश। 9 नंबर जो आपकी रिएक्शन है वो होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में यहाँ से 2 अणु जल के निकलते हैं और जो 2 अणु जल के निकलते हैं ये यहाँ एंजाइम जो प्रयुक्त होता है वो होता है इनोलेज। याद रखें आप नाम, इनोलेज। इनोलेज जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है जहाँ से जल के अणु 2 निकलते हैं और उत्पाद जो निर्मित होता है वो बनता है PEP, 3 कार्बन इंटू 2 मॉलिक्यूल। पूरा नाम अपन यहाँ लिख सकते हैं फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। अब ये जो फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट है यहाँ फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है, रिएक्शन नंबर 10 जो कि कौन सी है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फोरिलीकरण। तो एंजाइम आपको पता होना चाहिए, एंजाइम आएगा काम में काइनेज। यहाँ जो इसका सहकारक होगा वो होगा मैग्नीशियम आयन और यहाँ 2 अणु ADP के फॉस्फोराइलेट होकर के 2 अणु ATP का निर्माण करते हैं जो कि ऊर्जा अणुओं के रूप में अपने को यहाँ प्राप्त होते हैं और अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को मिलता है यहाँ पाइरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है और इसके कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं अपने को, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो अब यहाँ अगर अपन इसको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहें तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के थ्रू हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ इसका आइसोमराइजेशन होता है जहाँ एंजाइम काम आता है फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज और उत्पाद बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है। यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का पुनः फॉस्फोराइलेशन होता है और यहाँ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम आता है या फॉस्फोहेक्सोकाइनेज भी अपन लिख सकते हैं और यहाँ एक ATP का यूज़ होता है और उत्पाद के रूप में अपने को मिलता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। अब यहाँ फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो है इसके क्लीवेज होकर के यानी कि टूट करके 2-3-3 कार्बन के अणुओं का निर्माण करता है जिसमें एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का और दूसरा होता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फिर रिएक्शन नंबर जो 5 है, अच्छा 4 नंबर जो रिएक्शन है क्लीवेज की वो कंप्लीट होती है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जहाँ मैग्नीशियम आयन इसके सक्रियक के रूप में कार्य करते हैं। फिर यहाँ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 PGL जो है रिएक्शन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होती है जहाँ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु यानी कि अभी एक एक हैं लेकिन जब ये अभिक्रिया रिएक्शन नंबर 6 पार्टिसिपेट करती है तो यहाँ इसके 3 कार्बन के कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु यहाँ भाग लेते हैं। अच्छा आपको बताते हुए मुझे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है यानी कि जो चेन लेवल जो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है यहाँ डीहाइड्रोजनेशन के साथ साथ फॉस्फोराइलेशन भी होता है चेन लेवल का। तो ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन के बारे में भी चर्चा की जाती है कुछ पुस्तकों में किताबों में इसके बारे में। तो
यहाँ ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NAD का अपचयन होता है NADH2 में, जहाँ चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये ETS से अपने को 6 ATP मिलते हैं और यहाँ 2 फॉस्फोरिक एसिड के अणु पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ फॉस्फेट जो ग्रुप है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उत्पाद मिलता है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी जिसे आप कह सकते हैं 1,3 डाई PGA। के 3 कार्बन वाले 2 अणु अपने को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, तो फॉस्फोराइलेशन होगा तो स्वाभाविक सी बात है एंजाइम जो यहाँ पर काम आता है वो आता है आपका काइनेज एंजाइम, जहाँ मैग्नीशियम आयन इसके सक्रिय के रूप में कार्य करते हैं और यहाँ 2 अणु ATP का फॉस्फोराइलेशन से ATP का निर्माण कर दिया जाता है और उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं लिख देता हूँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है 3PGA जिसे हम कह रहे हैं, आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा वापस आइसोमरेज या म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3PGA से कन्वर्ट हो जाता है किसमें 2PGA में, यानी कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का डिहाइड्रेशन होता है, अर्थात जल अपघटन एक तरह से हम मान सकते हैं, जहाँ पे इसमें से जल के अणुओं का निकलना निकासी होती है। एंजाइम जो यहाँ काम आता है वो आता है इनोलेज एंजाइम। इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2PGA उत्पाद बनाता है PEP, जिसको हमने नाम दिया है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का वापस यहाँ भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जहाँ 2 अणु ADP के जो हैं वो फॉस्फोराइलेट होकर के 2 अणु ATP का निर्माण करते हैं और अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होता है पाइरुविक एसिड। तो इस प्रकार से रिएक्शन नंबर 1 से लेकर के रिएक्शन नंबर 10 तक यदि अपन देखें तो रिएक्शन नंबर 1 इरिवर्सिबल है, रिएक्शन नंबर 3 यहाँ आप देख सकते हैं इरिवर्सिबल है, रिएक्शन नंबर 7 जिसमें 1,3 डाई PGA 3PGA का निर्माण करता है इरिवर्सिबल है, और रिएक्शन नंबर 10 ये भी यहाँ पर इरिवर्सिबल है, यानी कि रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 7 और रिएक्शन नंबर 10 ये सिंगल साइड कंप्लीट होने वाली यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, जिनके बारे में अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। अब यदि अपन यहाँ ग्लाइकोलाइसिस की समरी की यदि हम बात करें तो जैसे इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, तो अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं हैं वो आपकी कौन कौन सी हो गई, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 7 एंड रिएक्शन नंबर 10। इसके अलावा रिएक्शन नंबर 1 एंड 3, रिएक्शन नंबर 1 एंड 3, यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ ATP यूज़ होता है, ATP क्या होता है, यूज़ होता है। दूसरी बात 1 और 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हैं। इसके अलावा रिएक्शन नंबर 7 एंड रिएक्शन नंबर 10 यहाँ ATP प्रोड्यूस होता है यानी कि उत्पन्न होता है, और रिएक्शन नंबर 7 और 10 भी क्या हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके बाद में रिएक्शन नंबर 9 एकमात्र डिहाइड्रेशन की रिएक्शन, यानी कि जिसमें जल की निकासी होती है, और एंजाइम यहाँ जो है वो काम आता है इनोलेज। कौन सा काम आता है, इनोलेज। और यहाँ एक आती है रिएक्शन नंबर 6 जिसमें चैन लेवल का फॉस्फोराइलेशन होता है, अर्थात जो 2 अणु NADH2 बनते हैं वो आगे जा कर के ETS में एंटर करते हैं और वहाँ फॉस्फोराइलेशन, इनकी जो एनर्जी है उसका फॉस्फोराइलेशन में यूज़ करके एक NADH2 से अपने को 3 ATP मिलते हैं, कई बार 2 भी मिल सकते हैं या 3 भी मिल सकते हैं, वो आगे अपन चर्चा करेंगे। 2 अलग अलग पाथवे हैं ATS में एंटर करने के, जिसकी वजह से यहाँ कई बार 4 ATP मिलते हैं और कई बार क्या मिलते हैं, सामान्य स्थिति में हम ये मानते हैं कि 6 अणु ATP के अपने को प्राप्त होते हैं, जो कि चेन लेवल
फॉस्फोराइलेशन को यहाँ पर क्या करता है, शो करता है। अब यदि अपन इसकी एनर्जेटिक्स की बात करें, यानी कि ऊर्जा गतिकी की अगर अपन बात करें, तो यहाँ अपन देखेंगे एटीपी की खपत, कंजप्शंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिएक्शन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, एटीपी यूज होता है, एडीपी बनता है। इसके अलावा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहाँ भी एटीपी यूज होता है और एडीपी का निर्माण होता है। जबकि एटीपी प्रोडक्शन की यदि हम बात करें, यानी कि एटीपी का निर्माण कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उन रिएक्शंस के यदि बारे में हम चर्चा करें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसके 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, बनाते हैं 1,3-डाई PGA, और यहाँ 2 अणु NAD अपचयित होकर के 2 अणु NADH2 का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ CLP के थ्रू 6 अणु क्या बनते हैं, ATP के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हैं। फिर इसके बाद में इसी तरह से 1,3-डाई PGA जो है वो डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 2 अणु ADP से यहाँ अपने को 2 अणु ATP का निर्माण करके देता है और उत्पाद बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 3-PGA। तो यहाँ CLP होता है चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। और इसी तरह से एक और रिएक्शन है अपनी, वो मैं यहाँ इस तरफ लिख देता हूँ साइड में, ये A, ये B और यहाँ C लिख देता हूँ। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो पाइरुविक एसिड का निर्माण करता है और इस दौरान भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जहाँ 2 अणु ADP के फॉस्फोराइलेशन से 2 अणु ATP के क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो 2 ATP यहाँ निर्मित हो गए, 2 ATP यहाँ निर्मित हो गए और इनडायरेक्टली 6 ATP यहाँ निर्मित हो गए। तो यहाँ हम देखते हैं टोटल ATP जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं 10, और जो खर्च होते हैं डायरेक्टली वो होते हैं कितने, 2 ATP। तो खर्च होते हैं 2 ATP और प्राप्त होते हैं कितने, 10 ATP। तो इसके बारे में यदि अपन चर्चा करें आगे, नेट प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ। अब कुल लाभ में आपको पता होना चाहिए 10 ATP डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हैं 10 ATP अपने को मिलते हैं और 2 ATP अपने काम आते हैं। ये तो होते हैं प्रोड्यूस और ये होते हैं यूज़। तो नेट जो प्रॉफिट है वो कितना रहा, 8 ATP। अब इसके बाद में ये जो सारी की सारी गणित अपन ने पढ़ी है, ये अपन ने पढ़ी है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन यानी कि वायवीय श्वसन के बारे में अपन ने पढ़ी है। अर्थात वायवीय श्वसन जब भी होगा कंप्लीट, तीनों चरण, इसमें ग्लाइकोलाइसिस आ गया, क्रेब्स साइकिल आ गया और ETS आ गया, तो अंत में जो भी अपने को रिजल्ट मिलेगा जैसे CLP वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब, तो अंत में अपने को यदि ग्लाइकोलाइसिस का नेट प्रॉफिट अगर अपन देखें तो वो होता है कितना, 8 ATP। अब 8 ATP के बाद में यदि अपन एनारोबिक रेस्पायरेशन की बात करें, किसकी बात करें, एनारोबिक, अवायवीय श्वसन की, अवायवीय श्वसन की यदि हम बात करें तो जो अवायवीय श्वसन है वहाँ ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू वही ATP जो कंज्यूम होंगे वो तो होंगे कितने, 2 ATP, यानी कि 2 ATP तो क्या होंगे, यूज़, और ATP का प्रोडक्शन यानी कि निर्माण वो CLP चेन लेवल और सबस्ट्रेट लेवल। तो चेन लेवल तो यहाँ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ETS नहीं होगा, वायवीय है तो ETS कहाँ होगा, क्रेब्स साइकिल भी नहीं होगा, ETS भी नहीं होगा, तो चेन लेवल पे हो जाएगा 0। और SLP जो कि यहाँ ये अपने जो ग्लाइकोलाइसिस है जो कि मैंने आपको बताया वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में ये पाया जाता है। तो यहाँ हमने देखा था सबस्ट्रेट लेवल पे
एटीपी कंजस्शन तो 2 हो गया, ये यूज़ हो रहे हैं 2 एटीपी अपने। लेकिन अगर अपन देखें तो सबस्ट्रेट लेवल पे एसएलपी लेवल पे भी तो 2 एटीपी यहाँ बनते हैं, 2 एटीपी यहाँ बनते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं। तो बनेंगे कितने? 4। तो यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन में नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करें अवायवीय श्वसन में, तो जो इस CLP वाला जो 6 का मामला था, जो कि यहाँ पर अपने को 4 तो से डायरेक्टली मिल रहे थे और 6 मिल रहे थे CLP से, जो 10 हो रहे थे वो 6 यहाँ से कट जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है 0 + 4। तो नेट प्रॉफिट बने कितने? 4 ATP प्रोड्यूस्ड और 2 ATP यूज़। तो नेट प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 ATP। इसीलिए अपन रिएक्शन में वहाँ 2 ATP लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के एरोबिक रेस्पिरेशन में यानी कि वायवीय श्वसन में नेट प्रॉफिट 8 का, और यदि हम देखें डायरेक्ट प्रॉफिट वो इसके इक्वल हो गया, यानी कि सेम होगा। केवल ग्लाइकोलाइसिस में अगर अब डायरेक्ट एटीपी प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम आएगा। तो इस प्रकार से आपसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं कंपटीशन लेवल पर वो यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि ताकि आप जैसे ये रिएक्शन नंबर 1 है, 3 है, 7 है, ये नेट प्रॉफिट वगैरह है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आपको ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल है कंप्लीट, उसको याद करने में आसानी रहेगी। तो इसके साथ जो अपना ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अगले जो अपना वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन चर्चा करेंगे किसकी? क्रेब्स साइकिल की, जिसे आप TCA अर्थात ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्रेब्स साइकिल के साथ। थैंक यू।